रॉबर्ट फिलिप हैंसन एक अमेरिकन फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन FBI का एक एजेंट था जिसने 1979 से 2001 तक यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ सोवियत यूनियन और रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए जासूसी की थी। उनकी जासूसी को जस्टिस डिपार्टमेंट ने अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट इंटेलिजेंस डिजास्टर बताया है। 12 जनवरी 1976 को एक स्पेशल एजेंट बनने पर रॉबर्ट हैंसन को FBI के इंडियाना फील्ड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया। 1978 में वो और उसके 3 बच्चों का परिवार न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो गए जब FBI ने उसे वहां अपने फील्ड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया था। फिर अगले साल रॉबर्ट को काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां इंटेलिजेंस एजेंसी प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। रॉबर्ट को FBI के लिए सोवियत इंटेलिजेंस डेटाबेस को असेंबल करने का काम दिया गया। अब जब उसके हाथों कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लग गई तो 1979 में रॉबर्ट ने सोवियत में इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट से कांटेक्ट किया और एक कोऑपरेशन डील ऑफर की। रॉबर्ट हैंसन के डबल एजेंट रोल प्ले करने के पीछे कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था, बल्कि रॉबर्ट को सिर्फ अपने पैसे से मतलब था और पूरे वक्त बस वही इकलौता मोटिवेशन उसकी जिंदगी में रहा था। उसने अपनी जासूसी की शुरुआत सबसे पहले सोवियत इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देकर की। उस इंफॉर्मेशन में FBI की बगिंग एक्टिविटीज और सस्पेक्टेड सोवियत स्पाई एजेंट्स की लिस्ट शामिल थी। उनका सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक एक CIA इन्फॉर्मेंट डिमित्री पोलियाकोव का बिट्रियल था, जिसने सोवियत आर्मी में जनरल के पद तक पहुंचने के टाइम पीरियड तक US इंटेलिजेंस को बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी थी। हालांकि उस वक्त सोवियत यूनियन ने डिमित्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में जब एक और डबल एजेंट एल्ड्रिच एम्स ने डिमित्री का नाम दूसरी बार एक स्पाई एजेंट के रूप में दिया, तब सोवियत यूनियन ने जिम्मा अपने हाथों में लिया था। डिमित्री को 1986 में गिरफ्तार किया गया। एजेंट एम्स पर डिमित्री के खुलासे के बाद US इंटेलिजेंस ने ब्लेम डाला, जिसकी वजह से रॉबर्ट का सोवियत इंटेलिजेंस के लिए काम करने के राज पर पर्दा डल गया था। और एक पॉइंट पर CIA और FBI के ऑफिसर्स का मानना था कि डिमित्री को सोवियत यूनियन ने एक ट्रिपल एजेंट बना दिया था, जिसने हर तरफ गलत इंफॉर्मेशन देकर धोखा दिया था। 1981 में रॉबर्ट को वॉशिंगटन में FBI हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया गया था। FBI के बजट ऑफिस में उनकी नई नौकरी में उन्हें FBI के कई अलग अलग कामों से जुड़ी जानकारी का एक्सेस आसानी से मिल गया, जिसमें वायर टैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से रिलेटेड FBI की सभी एक्टिविटीज शामिल थी, जो अब रॉबर्ट की जिम्मेदारी बन गई थी। रॉबर्ट हैंसन को FBI में कंप्यूटर के एक्सपर्ट के रूप में जाना जाने लगा, जिससे इंप्रेस होकर 3 साल बाद रॉबर्ट को FBI की सोवियत एनालिटिकल यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उनका काम यूनाइटेड स्टेट्स में सोवियत स्पाइस और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के बारे में स्टडी करना, उनकी पहचान करना और उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी उठाना था। और सबसे अजीब बात यह थी कि रॉबर्ट का सेक्शन उन सोवियत एजेंट्स को इवैल्यूएट करने का इंचार्ज था जिन्हें जानबूझकर खुफिया जानकारी दी गई, ताकि यह पता लग सके कि वो जेन्युइन एजेंट थे या फिर डबल एजेंट थे। और ये काम उस एजेंट को दिया गया था जो खुद एक डबल एजेंट था, और रॉबर्ट हैंसन ने इस मौके का खूब फायदा उठाया। 1985 में रॉबर्ट को फिर से वापस न्यूयॉर्क में FBI फील्ड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ काउंटर इंटेलिजेंस में काम जारी रखा। 1 अक्टूबर 1985 को रॉबर्ट ने KGB, जो कि सोवियत की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उनको एक गुमनाम लेटर भेजा, जिसपे अपनी सीक्रेट सर्विसेज ऑफर करने की बात लिखी और $100,000 कैश की मांग की। लेटर में उसने FBI के लिए सीक्रेटली काम करने वाले 3 KGB एजेंट्स के नाम दिए। हालांकि रॉबर्ट को यह नहीं पता था कि उसका साथी एजेंट एम्स ने उस साल के शुरुआत में ही उन तीनों एजेंटों का पर्दाफाश कर दिया था। तीनों एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया और जिनमें से 2 तो मौत की सजा सुनाई गई। वही उनकी मौत की सजा सुनाकर गोली मारकर उन्हें खत्म कर दिया गया, और बचा हुआ एक उसे कैद में रखा गया। और क्योंकि इस बार भी FBI ने लीक के लिए एम्स को दोषी ठहराया था, तो रॉबर्ट पर ना तो शक हुआ था और ना ही उसकी जांच की गई। लेकिन 1 अक्टूबर को भेजा गया वो लेटर रॉबर्ट के लिए एक लॉन्ग और एक्टिव जासूसी की शुरुआत थी। 1987 में जब रॉबर्ट को फिर से वॉशिंगटन में वापस बुलाया गया और रॉबर्ट को उन्हीं 3 एजेंट्स का नाम देने वाले व्यक्ति को खोजने का टास्क सौंपा गया, इसका मतलब ये था कि उसे खुद को खोजने का टास्क मिला था। रॉबर्ट हैंसन ने खुद को रिवील किए बिना पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इसके अलावा उसने 1988 में KGB के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ ली।
जिसमें उन सभी सोवियत एजेंट्स की लिस्ट शामिल थी जिन्होंने एफबीआई डबल एजेंट्स के बारे में एफबीआई से कांटेक्ट किया था। उसी साल रॉबर्ट ने एक सोवियत एजेंट को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देकर सीरियस सिक्योरिटी का उल्लंघन किया। उसके लिए काम करने वाले एजेंट्स ने इस उल्लंघन की इंफॉर्मेशन एक सुपरवाइजर को भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1989 में रॉबर्ट हैंसन ने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स के एक ऑफिसर फेलिक्स ब्लॉच की एफबीआई इन्वेस्टिगेशन में कॉम्प्रोमाइज किया, जिस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। रॉबर्ट ने केजीबी को वार्निंग दी कि फेलिक्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसके कारण केजीबी ने अचानक उसके साथ कनेक्शन खत्म कर दिया है और एफबीआई कोई अच्छा सबूत नहीं दे पाई, जिसकी वजह से फेलिक्स पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया गया था। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट ने बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया और उसकी पेंशन से भी इनकार कर दिया। फेलिक्स इन्वेस्टिगेशन में फेल होने और इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में केजीबी को पता लगने से डबल एजेंट्स तो पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसी साल में रॉबर्ट ने मेजरमेंट एंड सिग्नेचर इंटेलिजेंस MISINT के लिए अमेरिकी प्लानिंग के बारे में भी जानकारी दी थी। MASINT में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स जैसे कि जासूसी सैटेलाइट्स और सिग्नल इंटरसेप्ट से खुफिया जानकारी कलेक्ट की जाती थी। जब सोवियत ने 1977 में एक नई एम्बेसी को बनाना शुरू किया तो एफबीआई ने उनके डिकोडिंग रूम के नीचे एक सुरंग खोदी। एफबीआई ने छिपकर बातें सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से ऐसा कभी नहीं किया। रॉबर्ट ने सितंबर 1989 में सोवियत यूनियन को उस सुरंग के बारे में बताया और अगले महीने $55,000 की कैश पेमेंट उसके हाथों में आ गई। और ऐसा 2 बार हुआ था जब रॉबर्ट ने सोवियत को अमेरिकन डबल एजेंट्स की पूरी लिस्ट दी थी। 1990 में रॉबर्ट के ब्रदर इन लॉ, जो एक एफबीआई एम्प्लॉय था, उसने एफबीआई से सिफारिश की कि रॉबर्ट की जासूसी के लिए जांच की जाए, क्योंकि उसकी बहन यानी रॉबर्ट की पत्नी ने उसे बताया कि उसे रॉबर्ट के घर में एक ड्रेसर में कैश का ढेर मिला था। लेकिन एफबीआई ने फिर भी उसके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया और रॉबर्ट हैंसन ने 1993 में रिस्क उठाना जारी रखा। उसने अपने साथी एफबीआई एजेंट के कंप्यूटर को हैक कर लिया और एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया और इस डॉक्यूमेंट को साथी एफबीआई एजेंट के पास ले जाकर कहा सिस्टम इनसिक्योर था। रॉबर्ट के सीनियर ऑफिसर खुश नहीं थे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। एंड में ऑफिसर्स ने उनके इस दावे पर विश्वास किया कि वो सिर्फ एफबीआई के सिक्योरिटी सिस्टम के फ्लॉज को प्रेजेंट कर रहे थे। हालांकि वो लोग ये नहीं समझे कि असल में रॉबर्ट का अपने साथी एजेंट के कंप्यूटर को खुलेआम हैक करने के पीछे कारण ये देखना था कि क्या उसके सुपीरियर्स उसे जासूसी के लिए सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या नहीं। और अपने ट्रैक को कवर करने के लिए उसने ये डॉक्यूमेंट्स की कहानी सबको सुना दी। हालांकि हर डबल एजेंट की तरह एंड में रॉबर्ट फिलिप हैंसन भी पकड़ा गया था और एक स्मार्ट प्लेयर की तरह हैंसन ने अपनी सजा कम कराने के लिए कोर्ट में खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और माफी भी मांगी। तो एक तरह से रॉबर्ट हैंसन एक शातिर, ड्रामेटिक और रिस्क लेने वाला कैरेक्टर था और जब ऐसे कैरेक्टर को स्क्रीन पर मोर ड्रामा, मोर ह्यूमर और एक दमदार एटीट्यूड से भरी पर्सनैलिटी के साथ दिखाया जाए तो वो हम सभी को उन फेवरेट कैरेक्टर्स के लिस्ट में शामिल हो जाता है, अब भले ही वो मेन कैरेक्टर हो या सपोर्टिंग। तो दोस्तों हो सकता है कि शाहरुख खान की पठान फिल्म में हमें ऐसा ही कोई इम्पैक्टफुल कैरेक्टर देखने को मिल जाए। तो आप हमें बताइए कि आप पठान के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।